चलिए, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम गुड। गुड इवनिंग एवरीवन। तबीयत इज गुड। ठीक है। मेरे दोस्तों, रात के बज चुके हैं 8 और हम और आप हाजिर हैं अपने सुपर फास्ट सीरीज के साथ। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, अचीवर बैच 14 मई को शुरू हुआ है। इंग्लिश मीडियम का बैच है। मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास 1 अक्टूबर को लगेगी, याद रखिएगा 1 अक्टूबर को। विजय बीपीएससी का दोस्तों फाउंडेशन बैच आज ही शुरू हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आज आपने क्लास भी किया होगा। आज ही शुरू हुआ है विजय बीपीएससी बैच। अविनाश कुमार सर ने इस बैच को शुरू किया है दोस्तों, तो आप जाके आज क्लास कर सकते हैं। अभय प्रताप सर वर्ल्ड ज्योग्राफी धुआंधार पढ़ाते हैं। अभिमन्यु सर बिहार स्पेशल के जबरदस्त टीचर हैं। आनंद प्रकाश चौबे सर दिल्ली और मुखर्जी नगर के नामी टीचर हैं, जो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एसएसटी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सर पढ़ाते हैं। अजय कुमार पांडे सर मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जबरदस्त पढ़ाते हैं। अभिनव सोनू सर की कहना ही नहीं है, बिहार के लाल है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री है ना। और अमर कुमार सर इकलौते अपने लाल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में धमाल मचाते हैं। तो सारे एक पर एक बेहतरीन टीचर की टीम है। यकीन मानिए ये टीम मेरे से बेहतर पढ़ाती है और काफी एक्सपीरियंस्ड मानी जाती है। तो आप इनका क्लासेस जरूर अटेंड करें। अगर अभी तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो एक और बैच है जो परसों शुरू हो रहा है, यानी परसों यानी शुक्रवार को। ये बैच जो है क्रैश कोर्स होगा मेरे दोस्तों, क्रैश कोर्स होगा, ध्यान रखिएगा, क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में ये 3 महीने का कोर्स होगा, जिसके अंदर में 10 सुपरस्टार एजुकेटर आज क्लास लेने वाले हैं। ज्ञान प्रकाश सर दिग्गज एजुकेटर हैं, बेहतरीन टीचर हैं। कह नहीं सकता, जितना बातें कहूं कम पड़ जाएंगी। आप क्लास करके इनका देखिए जाके, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। उसके अलावा अभय प्रताप सर धुआंधार पढ़ाते हैं, बेहतरीन ज्योग्राफी के, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम है हमारे प्लेटफॉर्म पे। डीके चौधरी सर पॉलिटी बताना ही नहीं है, दिल्ली के जबरदस्त सुपरस्टार एजुकेटर माने जाते हैं। साथ ही साथ अविनाश कुमार सर करंट अफेयर, विवेक कुमार सर साइंस एंड टेक, मुकेश सर टुई करके एकदम आपको पूरा ज्योग्राफी एक एक चीज याद करा देंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। मनीष निराला सर मैथ्स के पैरामाउंट और केडी कैंपस जैसी संस्थाओं के दिग्गज फैकल्टी टीम मांगे जाते हैं। अभिमन्यु सिंह सर बिहार स्पेशल के एकदम मस्त टीचर हैं, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं आपको, पूरा एकदम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ प्रशांत कुमार सर एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री और आनंद प्रकाश सर इकोनॉमिक्स, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अगर अभी तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी आप हमारे 12+2 का ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। शुड वी स्टार्ट द क्लास टुडे? हाँ बिल्कुल, हेयर स्टाइल जो है, हेयर स्टाइल आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है। यकीन मानिए आज तेरे नाम देख रहा था, तेरे नाम देख के इन्फ्लुएंस हो गया सलमान खान से, आज रख ही लिया हमने। ठीक है, रेडी हैं? आर यू रेडी? प्रसिद्ध समाचार द हितवाद, याद रखिएगा, प्रसिद्ध समाचार द हितवाद के बारे में पूछ रहा है। हितवाद के बारे में स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसने की थी? अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जेम्स ऑगस्ट हिकी। पोल लगाइए 1 2 3। दोस्तों पोल का टाइम जो होगा 5 to 6 सेकंड का होगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। देखिए आज मैं ना एक हकीकत बात बताऊं, एक मैं बेट हार गया आज। तो बेट यही लगा था एक, आज मेरी जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाजी लगी थी, उस बाजी को मैं हार गया। तो बाजी हारने के बाद मेरी सजा यही है कि हमको इस हेयर स्टाइल में क्लास लेना पड़ रहा है, समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक अंग्रेजी, पहले बात समझिए कि किस भाषा की थी द हितवाद, तो द हितवाद थी दोस्तों, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक थी, अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। और याद रखिएगा ये जो है 1911 के अंदर में ये समाचार पत्र निकला था, 1911 के अंदर में। और बाद में ये अभी 2011 के अंदर में पुरोहित लाल एंड कंपनी हमारे यहाँ भारत के अखबार संचालन में है, उन्होंने इसको ओवरटेक कर लिया। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा अरविंदो घोष के बारे में। अरविंदो घोष वंदे मातरम अंग्रेजी अखबार, अरविंदो घोष उसके संपादक थे। 1905 में उन्होंने शुरुआत की थी।
अंग्रेजी में उन्होंने कर्मयोगी लिखा था, बंगाली में उनके धर्म हैं, बहुत सारे प्रकाशन हैं। बाल गंगाधर तिलक, आप इनको जानते हैं दो चीजों के लिए, किसके लिए? मराठा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। मराठी भाषा में केसरी नाम दिया था उन्होंने और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम दिया था, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। इनको भी आप जानते होंगे, अंग्रेजी भाषा बंगाल गजट, बंगाल गजट का प्रकाशक जो है, बंगाल गजट का प्रकाशक इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का जनक माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, जॉर्ज बार्ले, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकॉफ। पोल लगाइए 1 2 3। ब्रिटिश भारत में आधुनिक डाक प्रणाली पूछ रहा है, जो हमारा मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है। टाइम हो गया आप मेरे दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव मत भूलिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ही इसके बारे में माने जाते हैं। और भारतीय संचार के अंदर में एक सुधार लाने का जो सूत्र उन्होंने बूंदा था, वो आज तक चला आ रहा है। तो 1766 के अंदर में, याद रखिएगा, 1766 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और तब जाकर बाद में जब बाद में कौन आया, तो बाद में वैरेन हास्टिंग आए थे, याद रखिएगा, वैरेन हास्टिंग। और यही हास्टिंग थे कब? 1774 के अंदर में इन्होंने इसके डेवलपमेंट में बहुत काम किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जॉर्ज बार्लो, आप जानते हैं बार्लो कौन थे, या बेंटिक। बार्लो और मेटकॉफ ये लोग बाद में आए थे दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, भारत के अंदर में कितने पोस्ट डाक घर हैं? लगभग 1.5 लाख से ज्यादा डाक घर है, ध्यान रखिएगा। डलहौजी नहीं, रॉबर्ट क्लाइव होगा। तबस्सुम खातून जी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। 1922, 23, 25, 26। पोल लगाइए 1 2 3। ठीक है, चलिए, तो टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1925। याद रखिएगा, आरएसएस जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? नागपुर में है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, नागपुर में इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ये 64वीं बीपीएससी का या 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी के अंदर में। कब हुई थी? इनफैक्ट डेट पूछा था, तो याद रखिएगा 27 सितंबर को हुई थी। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 27 सितंबर किसने स्थापना की थी? तो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवर नाम हुआ करता था। क्या नाम था? डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवर। ये इन्होंने ही स्थापना की थी मेरे दोस्तों। और हिंदुत्व की विचारधारा का जन्मा हुआ एक, इसको कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी फिलहाल इसके कौन है? तो डॉक्टर मोहन भागवत, आपको पता है, इसके अध्यक्ष हैं। 65वीं में पूछा गया है, 65th बीपीएससी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद, यहां लगा लीजिए सर सैयद अहमद खान। तो फिर आप कहिएगा कि सर गलत दे दिए। पोलिंग 1 2 3, क्योंकि बहुत बार सर छूटने पर लोग ई मार देते हैं, है ना। अच्छा, ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहले तो ये समझिए कि ठीक है, ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये पहले थे। ये कब थे? तो 1887 में मद्रास में। लेकिन देखिए, बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए, 50वां अधिवेशन हुए, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट एकदम उंगली पर गिन के 10 हुए हैं। एक तो सबसे पहला अधिवेशन कल बॉम्बे के अंदर में, डब्ल्यूसी बैनर्जी, कांग्रेस का गठन। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी, कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, इसीलिए इस पे एग्जाम में सवाल पूछता है। 4 हुआ, अब छोड़ दीजिए। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां नहीं इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है। 12वां दादा भाई नौरोजी बहिष्कार आंदोलन हुआ था 1896 के अंदर में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद 23वां आ जाइए सीधे। 23वां 1907 में सूरत में जब स्प्लिट हुआ था मेरे दोस्तों, राज बिहारी घोष थे जब, नरम दल गरम दल। 23 के बाद सीधा 32वां इंपॉर्टेंट है। 32वां 1916 में लखनऊ में एसी मजुमदार हुआ करते थे, जहां दोनों का पैक्ट हो गया। उसके बाद सीधे आ जाइए 32 के बाद 33वां भी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष। और उसके बाद सीधा 48वां 1929 में लाहौर के अंदर में। बस इतना ही याद करना है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? ध्यान रखिएगा, 1931 का कराची, 1905 का बनारस, 1906 का कलकत्ता, 1907 का सूरत। पोल लगाइए 1 2 3। 1924 भी ठीक है, 1924 गांधी जी, लेकिन मैंने जो बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, आपको पता हो। चलिए, तो टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा फास्ट होइए, स्लो हो गए हम लोग। प्लीज डोंट डू मच कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स बंद कर दीजिए, कमेंट बॉक्स बंद कर दीजिए, पूरी तरह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है।
अभिनव आनंद जी, आप यही एमसीक्यू करा सकते हो। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बोल लीजिए पहले, तभी क्लास होगा, आपकी बातों को सुन लिया जाए, बोलिए। 1931 का कराची अधिवेशन याद रखिएगा मेरे दोस्तों। सरदार पटेल इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे और यहीं पर मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव को अपनाया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1905 के अंदर में, और सुन लीजिए हिंदी और इंग्लिश वाले लोग सुनिए पहले, हिंदी मीडियम का बैच आएगा, हिंदी का बच्चा करेगा, इंग्लिश मीडियम का बैच आएगा, इंग्लिश का बच्चा करेगा। कोई नोट्स मैं नहीं दे सकता हूं हिंदी मीडियम वाले बैच का इंग्लिश में, नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट गिव। हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी में ही मिलेगा, इंग्लिश मीडियम का बैच है, इंग्लिश में ही मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं पॉसिबल है देना। क्या झूठ बोले थे अभिनव आनंद जी, क्या झूठ बोला गया है आपको, क्या झूठ बोला गया है आपको? आप रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर लीजिए अनअकैडमी से, अगर आपके साथ मिस सेलिंग हुई है तो आप जो है आप रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। मैंने देखा है आज आपने हैट मुझे डेडिकेट किया है, मैंने देखा है आपका कि आपने मुझे हैट जो है डेडिकेट किया है लिख के। मैं छुपाता नहीं हूं, मैं आलोचना सुनने का हक रखता हूं, मैं छुपाता कभी नहीं हूं। मैंने देखा है आपने आज हैट डेडिकेट किया और मैं पढ़ के सुना देता हूं आपने क्या डेडिकेट किया है। आपने यही डेडिकेट किया है कि 23 फरवरी को मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट क्लास में आपने कहा था इंग्लिश मीडियम वालों को सेम क्लास नोट्स डेली क्लास एंड होने के बाद दिया जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल भाई, नहीं हो पा रहा है, समय की दिक्कत है। एक एक लाइन को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल हो पा रहा है एक एक लाइन हिंदी को ट्रांसलेट करना। किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना बहुत आसान है, आलोचना करना बहुत आसान है मेरे भाई। आप उस व्यक्ति के जगह आइए तो आपको पता चलेगा। उन्नीस सौ 1931 के अंदर में कराची का अधिवेशन हुआ था 1900 में। 1905 में किसका हुआ था? 1905 में 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, जहां पर बंगाल विभाजन के बाद जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी उनके बहिष्कार का प्रस्ताव आगे रखा गया था। 1906 में भी कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी थे। 1907 में सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष थे। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? गंगा किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, केरल, त्रिपुरा, बिहार। उत्तराखंड, केरल। फिर माइंड डिस्टर्ब हो गया मेरा। चलिए पोल लगाइए 1 2 3। मैं डेली पता नहीं एक वीक से देख रहा हूं, रोज कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, पता नहीं ये प्लांटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, याद रखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, एक से अधिक दोनों हो सकता है। गंगा नदी आपको भी पता है कहां से निकलती है, आपको भी पता है कि जब ये he is bluffing himself, once he can't translate the content we can easily guess his level, so ignore him। नहीं नहीं, guess level की बात नहीं है, he is a good student, he is a wonderful student, I praise him, he is a wonderful student, but don't disturb the class right away। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए गंगा नदी की बात करते हैं, उत्तर काशी से निकलती है, उत्तराखंड से गंगा निकलती है, उत्तर काशी से गौमुख के पास से, गौमुख के पास से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी लंबाई 2525 है और बहुत जगह 2510 है, 2510 है, 2510 इसकी लंबाई है। और ये लास्ट में कहां जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिहार होते हुए ए और ई होगा, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तांबा उत्पादक देश है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, रूस, चिली, इनमें से कोई नहीं। प्रमुख तांबा उत्पादक देश पूछ रहा है, याद रखिएगा। पोल लगाइए 1 2 3।
बिल्कुल नीचे उतरने के बाद ये गंगा हो जाती है, जब नीचे उतर जाती है मैदान में तब। करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली मेरे दोस्तों। याद रखिएगा तांबा उत्पादन में चिली इज 1 नंबर पे है, पूरी दुनिया में चिली सबसे ज्यादा है। और याद रखिएगा चिली के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो पेरू आता है, पेरू। यार मैं भी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी एम्प्लॉय हूं कहीं का, मेरे हाथ में सारी चीजें नहीं होती हैं। आपको भी पता है मेरी एक भी बैच नहीं आ रही पिछले 5-4 महीने से, फिर भी मुझे आप लोग पिंग करते हैं। मैं क्या कर लूं, अपने से बैच लॉन्च कर दूं? मुझे बताइए। आप लोग बार बार मुझे फोन करते हैं, सर सभी टीचर के तो हर महीने नए नए बैच आते हैं, आपके नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करूं बताइए, व्हाट शुड आई डू? विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, ब्राजील, चीन, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चाइना मेरे दोस्तों, चाइना। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चाइना है। चावल में सबसे ज्यादा चाइना नंबर 1 पे। चाइना की मुद्रा क्या है, रेंडनीज है। बीजिंग इसकी राजधानी है चावल में। और भारत में चावल सबसे ज्यादा कहां उगता है, वेस्ट बंगाल के अंदर में भारत में चावल आता है। अमेजन नदी और चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय का भी उत्पादन है, याद रखिएगा। चाय पत्ती सबसे ज्यादा चाइना में ही होती है। अमेजन नदी का अधिकांश भाग किस देश से होकर गुजरता है, इक्वाडोर। संतोष कुमार जी कह रहे हैं सर गंगा तो यूपी के देवप्रयाग में ना गंगा के नाम से जानी जाती है। मेरे भाई आयोग ने उसमें ई ऑप्शन एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इक्वाडोर, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर है 9 मेरे दोस्तों, पोल लगाइए 1 2 3। मैं समझता हूं मन्नू भाई, मैं समझता हूं कि मेरे से मोहब्बत करते हैं आप, लेकिन यार मेरे कंडीशन को मेरा भी दिल दुख जाता है, मैं भी इंसान आदमी हूं। ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा काम हो जाइए, अमेजोन के बारे में मुझे 5 मिनट दीजिए। अमेजोन नदी का मैक्सिमम हिस्सा ब्राजील के अंदर में है। आपको पता है कि अमेजोन नदी के बारे में आप जानते होंगे कि दुनिया में पानी की मात्रा का निर्वहन करकट सबसे बड़ी नदी कोई है तो अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी कहां से निकलती है, तो पेरू से निकलती है। पेरू पे कहां से, एंडीज पर्वत से। कहां से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, कितने देशों से होकर बहती है, ये 6 देशों से होकर बहती है। पेरू से निकलती है, पेरू से आपने मैप देखा होगा तो आपको सर ने बताया होगा, पेरू से निकलती है, बोलीविया जाती है, वेनेजुएला जाती है, कोलंबिया जाती है, इक्वाडोर जाती है और लास्ट में ब्राजील आती है। और अंततः ये कहां गिर जाती है, तो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, अटलांटिक में। और अमेजोन नदी पर कोई भी एक ऐसा पुल नहीं है जो अमेजोन नदी को पार करा दे ई कोना से ऊ कोना, याद रखिएगा, ऐसी कोई नदी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य कोर से सड़ा हुआ है, हर दिशा में भ्रष्ट और अत्याचारी और मतलबी लोग हैं, यह बयान किसने दिया था, किसने कहा था ये? भगिनी निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। बोल रहा है। बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, मुझे भी पता था। ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा भगिनी निवेदिता। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बेसिकली ये इनका टाइटल है, इनका जो ओरिजिनल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। याद रखिएगा इनका नाम क्या था, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था। मूलतः ये आयरलैंड की रहने वाली लेडी थी। कहां की थी, आयरिश थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी। इनको धार्मिक रूप से ये भारत के प्रति इनका लगाव जाता था और ईश्वर की सेवा ये करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते स्वामी विवेकानंद के शिष्य के संपर्क में आई थी और तब जाकर वहां से फिर ये भगिनी निवेदिता ने ये बयान दिया था, ठीक है ना। और सावित्रीबाई फुले, बाकी सब तो चीज है। और बाद में ये इनसे इतना इंप्रेस हुए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोक माता विवेकानंद टैगोर ने इनको वास्तविक शेरनी, और अरविंदो घोष ने इनको अंगनिखा के रूप में वर्णित किया। सुन लीजिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, लोक माता कहा। लोक माता का मतलब होता है लोगों की माता। विवेकानंद ने इनको क्या कहा, विवेकानंद ने कहा वास्तविक शेरनी। वास्तविक शेरनी, वास्तविक शेरनी इनको विवेकानंद ने कहा, याद रखिएगा। और अग्निखा, अंगनिखा इनको किसने कहा, यानी अग्नि से संबंध किया, आग की लौ के बराबर, ये कहा अरविंदो घोष ने। समझ लीजिए, इन्होंने अपना पूरा लगभग आधा से आधा के बाद का जीवन भारत में अपने आप को समर्पित कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी रही थी और बाद में ये मर गई थी 1911 के आसपास में।
ये एक नया क्वेश्चन था, मुझे लगता है आज तक मैंने ये सवाल नहीं कराया था। इट वाज अ न्यू, वेरी न्यू क्वेश्चन, ना डायरेक्ट रूप से ना इनडायरेक्ट रूप से। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? लोक नायक के नाम से, ये भी बीपीएससी 66वीं का क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले, जतिंद्र दास, ज्योतिबा, जयप्रकाश नारायण। पोल लगाइए 1 2 3। इस बार ये 66 बीपीएससी का प्रश्न है। और देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, एक चीज समझिए। आप जब ये जो हैट आप डेडिकेट करते हैं ना, ठीक है, आपने हैट के बारे में बहुत कड़वी चीजें, अभी अविनाश भाई, आनंद भाई, आपने क्या नाम था भाई आपका, अभिनव आनंद भाई, आपने बहुत कुछ लिख दिया मेरे बारे में, मुझे दिक्कत नहीं है उससे। हैट आपको पता है हैट क्या होता है? हैट में ना लोग डेडिकेट करते हैं खुशी से, गम से नहीं करते हैं। और मेरे पास और भी मेरे बच्चे, इस क्लास में 381 लोग हैं अभी लाइव। अगर ये लोग दो दो हैट दे देंगे ना तो अभी 700 हैट का डेडिकेशन हो जाएगा। दो दो हैट अगर सब लोग दे देंगे अभी, तो 383 में ना दो दो लोग अगर दे देंगे ना, 700 हैट मिल जाएगा, और आपका हैट नीचे दब जाएगा मेरे भाई। आप अपनी बात को उठाना चाहते हैं, प्रॉपर मंच पे उठाइए, प्रॉपर जगह बोलिए। मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं मैं, आपकी वजह से ये प्लेटफॉर्म चलता है। करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक यानी जय पी के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। सिद्धांतवादी व्यक्ति माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के अंदर में इन्होंने बहुत काम किया था, राजनेता भी थे और समाज सेवी थे। भारत के अंदर में याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी इनको इतिहासकार मानते हैं। और इन्होंने ही 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था पटना के गांधी मैदान से। और बाद में इनको 1965 के अंदर में रैमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था। पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह प्लूटो, शनि, नेपच्यून, शुक्र। सबसे ज्यादा चमकता कौन है आप भी जानते हैं? पोल लगाइए 1 2 3। Priyanka, that is not the issue. I have shown my full dedication. I have shown my full dedication. Nobody can question my dedication. When I met an accident last year ना, मेरे हाथ में बैंडेज लगे हुए, पैर में बैंडेज लगे हुए, मैंने क्लास लिया था। मैं बोल के लेता था, लिख नहीं पाता था, हाथ नहीं उठती थी मेरी। I was COVID, I taken the class. This year also I was in COVID, I taken the class. You cannot question my dedication, Baba. It hurts a lot. शुक्र, शुक्र पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आप शुक्र को मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह में भी शुक्र दिख जाएगा, आकाश में देखिएगा तो रात में भी शुक्र दिख जाएगा। सुबह में ये पूर्व दिशा में दिखता है। एक बार सवाल मेरे से किसी ने पूछ दिया था कि सुबह में पूर्व दिशा से भी पश्चिम दिशा से, तो याद रखिएगा सुबह में ईस्ट दिखता है और शाम को ये वेस्ट दिखता है, यानी पश्चिम दिशा में दिखता है शाम को। इसको ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। और ये क्यों चमकता है? आपने कभी पढ़ा भी होगा स्कूल में कि इसको चमकीला ग्रह कहते हैं। क्यों चमकता है? क्योंकि इसके अंदर में 70% से ज्यादा क्या होता है? एल्बिडो होता है। क्या होता है? एल्बिडो होता है, इसीलिए ये शाइन करता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का ये सिस्टर भी कहा जाता है, जुड़वा बहनी भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समशीतोष्ण, निम्नलिखित में से कौन सा एक समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इजी क्वेश्चन है, आप जानते भी हैं। पंपास, डाउन्स, कंपोज, प्रेरीज होना चाहिए। ठीक है, हिंदी समझ लीजिए। पोल लगाइए 1 2 3। अविनाश भाई, आई इक्वली सल्यूट टू माई भाई। मेरे लिए मत खोलिए, अनअकैडमी पे मेरे से बेहतरीन टीचर की टीम है भाई। सभी लोग बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोज। याद रखिएगा, कैंपास या कंपोज जिसको कहते हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि कंपोज जो है एक समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ये कहां पे पाया जाता है? ये सूडान में पाया जाता है मेरे दोस्तों। और सूडान में किस प्रकार की जलवायु है? तो सूडान में या सवाना जलवायु है, इस बात का याद रखिएगा। संक्रमणकालीन प्रकार में माना जाता है। ये गर्म रेगिस्तान में होता है, गर्म रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है ना? अपने यूरोपीय समकक्षों की तुलना में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर क्षेत्रीय नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम थे। निम्नलिखित
See, Advait, this is your concern. This is the proper way. But is it the proper way, Advait, to disturb the class in between and say like this? We are also human. निम्नलिखित कारणों में किसने भारत में वर्चस्व को सुविधाजनक बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्वायत्तता, बेहतर बुनियादी नौसेना ढांचा, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक लाभ, अपने युद्ध खर्चों के लिए ब्रिटिश द्वारा ऋण बाजार का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14, पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो गया ई ऑप्शन मेरे दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको सही दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको सही दिख रहे हैं। बेहतर नौसेना का ढांचा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा फैसिलिटी ऑटोनॉमी मिल रही थी, औद्योगिक क्रांति का लाभ उन्होंने उठाया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी उपेंद्र नारायण झा आजाद नहीं, रामदयालु सिंह नहीं, प्रफुल्ल चाकी, कृष्ण सिंह। पोल लगाइए 1 2 3। मुझे पता था ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि कौन कौन? प्रफुल्ल चाकी और उपेंद्र नारायण झा आजाद, ये दोनों थे, दोनों स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, बिहार से हुआ करते थे। भारत सरकार अधिनियम जब 1935 हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो उस समय भी ये लोग एक्टिव थे, याद रखिए। और क्रांतिकारी नहीं थे ना, श्री कृष्ण सिंह वॉज नॉट अ क्रांतिकारी, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। श्री कृष्ण सिंह पहले चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। बिहार से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी निकले, क्रांतिकारी नहीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, सैयद बैकुंठ शुक्ल, लोकनारायण जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, एन सिंह जो कॉलेज है, एन कॉलेज पटना में, डॉक्टर भद्र यजी, बहुत सारे लोग बिहार से निकले। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष में किया था? पीर अली, बिल्कुल पीर अली, अमर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, बहुत सारे लोग हैं। 28 29 30 31। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1929। 1929 इस बात का ध्यान रखिएगा, 1929। ये क्वेश्चन वीवीआई लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसमें उन्होंने क्या किया, जितने भी जमींदार के कब्जे वाले अधिकार थे, उनके अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ, किसानों की जो शिकायत थी जमींदारों के खिलाफ, उनको उन्होंने उठाया। सिर्फ अगर किसान सभा पूछ दे, अगर सिर्फ किसान सभा पूछ दे, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ अगर किसान सभा पूछ दे तो 1922 के अंदर में, 1922 के अंदर में किसान सभा का आयोजन हुआ था। 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किया था। मोहम्मद जुबैर थे और मोहम्मद जुबैर के साथ साथ, बता रहा हूं, मोहम्मद जुबैर के साथ श्री कृष्ण सिंह थे और मुंगेर में ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, मुंगेर में। अगर कोई पूछे अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये आएगा 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा आएगा 1936 में। स्वामी सहजानंद उसके सरस्वती राष्ट्रपति हुआ करते थे और एनजी रंगा जो थे, इसमें एनजी रंगा इनको सचिव बनाया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बिहार किसान सभा पूछ दे तो 1933 हो। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। पोल लगाइए 1 2 3। फटाक से पोल लगाइए 1 2 3। भाई मैं खुद परेशान हूं, मेरे 4-5 महीने से बैचेस नहीं आए हैं। आ रही है बैचेस, जल्दी आएगी, नए बैचेस आ रहे हैं, न्यू बैचेस विल कम फास्ट। मैं भी समझता हूं इस बात को। ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा। आपको भी पता है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होता है? तो तिब्बत से होता है। कहां से होता है? तिब्बत से। और तिब्बत में कहां से होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, तिब्बत में कहां से होता है?
तिब्बत किसके अंदर आता है? तो चीन गणराज्य के अंदर होता है। बिल्कुल, मानसरोवर होता है, मानसरोवर के पर्वत से निकलती है, मानसरोवर पर्वत की श्रेणियों से। गंगा आप जानते ही हैं, गंगा का उद्गम उत्तराखंड में होता है, उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहां पर उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है वहां पर जहां गंगा उद्गम होती है। लंबाई 2525 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे ज्यादा लंबाई ये गंगा उत्तर प्रदेश में जाती है, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ये तय करती है। गंगा बेसिन अकेले भारत के अंदर में लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है, देती है, याद रखिएगा। गंगा में बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो दाहिने और बाएं से आकर मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब बाएं ओर से मिलती है। सोन जो है सबसे बड़ी नदी है जो दाहिनी तरफ से मिलती है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में और बता दूं क्या? ब्रह्मपुत्रा के बारे में और बता दूं मोनी जी। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। कैलाश रेंज एक जगह है, कैलाश रेंज का एक पर ग्लेशियर है जिसका नाम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, उसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का मतलब शोधक होता है। रंग सांगपो तिब्बत में ये जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो दाहिने से आकर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ये सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद बहते 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 बहुत सारी सहायक नदियों को मिला लेती है। दिबांग, सिकंग, लोहित, ये सब ट्रांसफर होते होते बाद में इसे ब्रह्मपुत्रा के रूप से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा धुबरी में, बांग्लादेश के पास जो है, बांग्लादेश में धुबरी से घुसती है और दक्षिण की ओर बांग्लादेश में बह जाती है। बांग्लादेश में तिस्ता जो है इसको दाहिने से मिलती है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से बुलाया जाता है। और लास्ट में ये पद्मा नदी में आकर मिल जाती है और पद्मा में आने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और कुछ? दिसंबर, हाँ बिल्कुल, मेघना भी है। पद्मा गंगा को कहते हैं, सॉरी, और मेघना इसको कहते हैं अंत में। लेकिन ये पद्मा नदी में आके ही तो मिलती है जो बंगाल की खाड़ी में लास्ट में गिर जाती है। दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन किस व्यक्तित्व की अध्यक्षता में अभी हुआ था? अभी बताया था 1922 इंपॉर्टेंट है ना। चितरंजन दास, ऋषि राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पोल लगाइए 1 2 3। ठीक है, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहा हो, ध्यान में नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। लीजिए, मैं पार्शियलिटी में नहीं रखता हूं, जो आपके मैसेज है मैं वो दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सर आप इशू पढ़ाने वाले थे, ये टॉपिक छोटा छोटा लीजिए। ठीक है भाई, ले लूंगा। सर कल अभय प्रताप सर के क्लास में कुछ स्टूडेंट आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, ये लोग बस यहाँ डिस्टर्ब करते हैं और दूसरे क्लास में जाकर बुराई करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रैंक 1 फैकल्टी ओनली फॉर हिंदी मीडियम, आई एम नॉट रैंक 1, मैं रैंक को नहीं मानता हूँ। इट्स रियली डिवास्टिंग, वी वर मैनेजिंग विथ नोट्स, समहाउ इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड, बट वी हैव अ वेरी, अभी हमारा एक बैच आया है 14 तारीख को फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, है ना। चितरंजन दास, अभी अभी मैंने बताया था, सी आर दास जिसको कहते हैं, चितरंजन दास, इन्हीं की अध्यक्षता में 1922 के अंदर में, 1922 के अंदर में चितरंजन दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। सी आर दास थे, उसके अंदर में मोतीलाल नेहरू थे, अजमल खां जैसे लोग वहां पे मौजूद थे, है ना। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1983, 1998, 1985, 1979। पोल लगाइए 1 2 3। At least third preferring bilingual question. Thanks. Rest not doing even this small part. No problem, sir. That's why we expect from him.
नो प्रॉब्लम, चलने दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983। याद रखिएगा, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है, और इसको हम लोग कॉम्फेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्फेड कहते हैं, याद रखिएगा, कॉम्फेड। और इसीलिए इसको कॉम्फेड कहा जाता है, और बीपीएससी के अंदर में पूछा गया है। और बिहार के अंदर में आनंद स्वरूप जो है डेयरी विकास एक संचालन कार्यक्रम हुआ था, उसके द्वारा ये शुरू किया गया था 2002 में। लास्ट में इसका जो है बिहार स्टेट से हटा करके मल्टी स्टेट कर दिया गया, मल्टी स्टेट। आपका कमेंट शो नहीं करता है, करता है मेरे भाई, कर रहा है। धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? मनी बिल, आर्टिकल 109, 1010, 1011, 1112, पोल लगाइए 1 2 3। मैंने सोचा था कि आज लेंगे कि लोग जो जॉब वाले लोग हैं, मैंने सोचा था आज यूट्यूब सेशन लेंगे कि जॉब वाले लोग या फिर जो घर में काम करते हैं, गृहस्थनी है, वो लोग अपने कैसे प्रिपरेशन को करें। आई वाज प्लानिंग ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 110। आपको भी पता है मनी बिल को डिफाइन किया जाता है आर्टिकल 110 के अंदर में। और धन विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका जो फैसला कौन करती है? लोकसभा की स्पीकर करती हैं, लोकसभा की स्पीकर, लोकसभा की स्पीकर करती हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर इस बात को करते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का कानूनी आज्ञा पत्र जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? हु कैन इशू अ रिट हेबियस कॉर्पस? आपको भी पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला और सत्र, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1 एंड 2। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको किसको कहते हैं? हेबियस कॉर्पस को कहते हैं। ये होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बंदी प्रत्यक्षीकरण? इस मामले में खैर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि वो हेबियस कॉर्पस जारी कर सकते हैं। बेसिकली बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? एक तरह का ये कानूनी आज्ञा पत्र है। उस आज्ञा पत्र में जो अभियुक्त होता है, जो अभियुक्त व्यक्ति होता है, उसको न्यायाधीश के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने उसको पेश करने की अनुमति देता है। वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी जिसको जेल में बंद किया गया है वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं हो, मतलब उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हो या कोई एक धार हो। ध्यान रखिएगा। हाँ, 24 घंटे के अंदर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। पोल लगाइए 1 2 3। बीपीएससी का इंग्लिश में कोर्स है, लेकिन मेरी क्लासेस वहां नहीं होती हैं। मेरी क्लासेस अक्टूबर में लगेंगी इकोनॉमिक्स की। द क्राउन ने पूछा है सर बीपीएससी का इंग्लिश में कोर्स है कोर्स अवेलेबल है जिसमें बाकी फैकल्टीज पढ़ाते हैं। मेरी क्लास 1 अक्टूबर 2 से लगेगी, अक्टूबर 1। सीएम की नियुक्ति याद रखिएगा गवर्नर करते हैं, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं मेरे दोस्तों, गवर्नर। राज्य के अंदर में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 75, 100, 50, 150? टाइम अप। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 50 सदस्य, 50 मेंबर्स मिनिमम होना चाहिए तभी। और लोकसभा के अंदर में नियम नंबर कितना? नियम 198। आप देखते होंगे कि बहुत बार स्पीकर पढ़ते हैं कि लोकसभा के नियम 114 के दौरान, तो उसी में से नियम 198 है। और वही 198 बताता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही हस्तांतरित किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं।
राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को मूव करे। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा, याद रखिएगा। और ये जो बहुमत होता है ये साधारण बहुमत, ये पूछा हुआ सवाल है किस तरह का बहुमत, तो साधारण बहुमत से इसको पारित कराया जाता है, याद रखिएगा। और मिनिमम 50 मेंबर्स होना चाहिए, कोरम बोलते हैं। कोरम डिस्कस कर चुके हैं। बैराला झील, कोरम इज 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ टोटल मेंबर, है ना। बैराला झील सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिहार में है ना। बिहार में रोहतास में, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में, बिहार में वैशाली में, झारखंड में कोडरमा में। पोल लगाइए 1 2 3। सर एमएलसी का इलेक्शन कैसे होता है, लास्ट में बता देंगे। सर SSR 10 का यूज करके प्लस ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई डिस्टर्ब क्लास को मत कीजिए। अरे ऐसी बात नहीं है रेशमा, सब मेरे लिए बराबर है, सभी लोग अच्छे हैं ना। कोई अपना समझता है तभी डांटता है। बिहार के वैशाली में, है ना, बिहार के वैशाली जिले में। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये हम सबकी खुशकिस्मती है कि हम इतने सस्ते में शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो अपने आप में आइकॉन है। अगर आप मुझसे भी ऑफलाइन में पढ़ने आएंगे तो आपको 40-50 हजार, 80 हजार, 70 हजार, लाखों रुपए की फीस चुकानी पड़ती है। और आप मेरे और मेरे से बेहतरीन बहुत सारे एजुकेटर से 17 रुपया पर डे में पढ़ते हैं। 17 रुपया एक दिन का आप दे करके पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 2 साल का या 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का भी लेते हैं ना, तो अभी आप 8,000 रुपए देते हैं मेरे दोस्तों। और 8,000 में कितने दिन पढ़ते हैं? 14 महीने पढ़ते हैं। तो महीना के हिसाब से निकाल दीजिए, 14 25 70, 500 550 रुपया महीना आता है। 550 रुपया महीना को 30 से डिवाइड कर दीजिए, 18 3 54, 18 रुपया आप एक दिन का दे करके पढ़ते हैं। इतनी सस्ती शिक्षा और इतनी अच्छी क्वालिटी की अनअकैडमी नहीं दे सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के वैशाली जिले में। बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और ये लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ब्रिला झील सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, वैशाली में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे और हैं, जैसे बिहार के अंदर में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के अंदर में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, नालंदा में पंथ है, कैमूर में, रोहतास के अंदर में कैमूर रिजर्व है, अररिया में परमार है, अररिया में परमार है ना। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, जू जिसको चिड़ियाखाना कहते हैं। दरभंगा वाला सवाल लास्ट ईयर आया था, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है, बेगूसराय में कंवल है, जमुई में भी एक है लेकिन नाम दिमाग में नहीं आ रहा है जमुई का। घर्षण द्वारा किया गया कार्य नष्ट नहीं होता लेकिन डैश ऊर्जा के रूप में हस्तांतरित हो जाता है। रासायनिक, हाँ, नागिक नक्ति, ठीक है। घर्षणात्मक, नाभिकीय, उष्मक। क्वेश्चन नंबर है 25 में दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, पोल लगाइए 1 2 3। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट लेस बट इट इज ट्रांसफर। आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ट्रांसफर होते हैं। टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हीट में ट्रांसफर होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, हीट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नदी पर बनने वाले मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है? मोदी जी ने रखी है, अभी आपको पता है। मोदी जी गए थे अभी, है ना, गया में गए थे, बोध गया, आपको याद होगा। कोसी, बूढ़ी गंडक, फाल्गुनी, उत्तर कोयल। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अब मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 66 बीपीएससी में हुआ है, उत्तरी कोयल पर है। ये मंडल बांध परियोजना है, विवादित है, विवाद चल रहा है अभी हमारा झारखंड के साथ। मोदी जी आए थे और उन्होंने आधारशिला का ईंटा रख दिया, और अगर ये बन जाता है तो बिहार और झारखंड दोनों के लिए एक वरदान होगा। क्यों? कि लगभग इस बांध से लगभग 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिंचित होगा, सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ इससे लगभग 25 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा, ध्यान रखिएगा। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? एवरीबॉडी नोज। और मंडल जो है, देखिए कौशल जी, मैं बताने के लिए बता सकता हूं, जैसे मंडल के ना, मंडल की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, विवाद वहीं से है। मंडल बांध का निर्माण शुरू हुआ था 1972 में। 1972 में ये बनना शुरू हुआ, 1972 में बनना हुआ और 1993 तक बना, जारी रहा काम। बाद में बिहार जो था उस समय, झारखंड आपको पता ही एक था, इसके जो वन डिपार्टमेंट है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस पर रोक लगा दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, ये बहुत चिंता की बात है, नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर याद रखिएगा पलामू टाइगर रिजर्व है,
पलामू टाइगर रिजर्व है और बेतवा नेशनल पार्क है। आपको दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों है और बोला कि दोनों के लिए एक खतरा साबित हो सकता है ये परियोजना, तब फिर केंद्र सरकार ने इसको स्टॉप कर दिया। ये है इस बार का। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा, सीएसओ के द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। हाँ सॉरी, बेतवा नहीं बेतला है, ठीक, बेतवा नहीं बेतला है, सॉरी। इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पहले एनएसएसओ और सीएसओ था, अब इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया है। एनएसओ ही इसका मूल्यांकन कराती है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस में भी पढ़ा चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस क्वेश्चन इन प्लस। और गरीबी अगर भारत में आप कहते हैं तो गरीबी के लिए भारत में बहुत सारी कमेटी बनी है, सबसे फेमस कमेटी और पहली कमेटी अलग कमेटी है, याद रखिएगा, यही अलग कमेटी थी, अलग कमेटी, इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अलग कमेटी किससे संबंधित है, तो गरीबी से। उसके बाद लकड़ावाला आया, फिर तेंदुलकर कमेटी आया, फिर रंगराजन कमेटी आया, फिर विवेक देवराय कमेटी आया, धीरे धीरे कमेटी आते गए। जी, ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये वाला। मानव गणना सूचकांक एचडीआई की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता? ये भी 66वीं का क्वेश्चन है, पहचान ही गए होंगे। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आपको पता है कि हमारे भारत के अमर्त्य सेन का योगदान है इसमें। उन्होंने 3 आयाम तय किए और इसके 10 पैरामीटर तय किए गए। कितने पैरामीटर हैं? 10 पैरामीटर्स हैं इसके, याद रखिएगा 10 पैरामीटर्स, और हर पैरामीटर में अलग अलग बात की गई, और यूएनडीपी के साथ किया गया, आपको पता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का भी जिक्र आता है, आपको पता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी बात आती है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सबसे अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व कौन सा है? पोल लगा लीजिए, ऑप्शन डायरेक्ट ही पता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यही दो में से एक होगा। आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो पोटेशियम। पीडीएफ ना प्रमोद जी आप खुद क्लास से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। अनअकैडमी के ऐप में जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड, क्लास खत्म होने के बाद खुद से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रमोदेशित कोशिका मृत्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोग्राम सेल डेथ, आपको ही पता है, अपने आप हो जाता है। कोशिका अपघटन, ऑटोनॉमी, फोगोसाइटिस, एप्टोसाइसिस। पोल लगाइए। अब वहां पे नहीं दिख रहा है तो ऐप को अपडेट करके देखिए, ऐप अपडेट कर लीजिए। इसको पीसीडी भी कहते हैं, आपको पता है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? पीसीडी कहते हैं। ऑप्टोसिस कह लीजिए या ऑटोफैगी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्टोसिस कह लीजिए या ऑटोफैगी भी इसको कहा जाता है, ऑटोफैगी। एक कोशिकीय कवक का एक उदाहरण है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ब्रेड फफूंदी, ईस्ट पेंसिलियम मशरूम। पोल लगाइए 1 2 3। प्लस क्लासेस की बात दरक्षित आलम जी प्लस में करेंगे, हम प्लस क्लासेस की बात हम प्लस में करेंगे। टाइम हो गया, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्तों, ईस्ट, ईस्ट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में, उपोत्पाद के रूप में किससे मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। फोन लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, आप इजीली इसको बना सकते हैं। 1 2 3। जल, वाटर, H2O आपको भी पता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस से निकलता है। वो कहां से निकलता है? तो जल से निकलता है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, स्कूल में आपको सर ने पढ़ाया होगा 6CO2 + 6H2O
प्लस लाइट जिसको आप प्रकाश कहते हैं, यहीं से जाके निकलता है C6H12O6 प्लस 6O2। पढ़े थे ना स्कूल में। यहाँ पे H2O क्या है, पानी ही तो है। शांत घाटी के उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। 1 2 3। टाइम ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। याद रखिएगा केरल इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि केरल के अंदर में भी ये पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पुरुष सेक्स हार्मोन है? पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, गुदा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। पोल लगाइए 1 2 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। आपको भी पता है कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है और प्राथमिक रूप से प्राइमरी इसको पुरुष जो प्राइमरी मेन सेक्स हार्मोन इसको कहा जाता है ना। ये सेक्स ड्राइव में भी लोगों की मदद करता है, ये उत्तेजना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और ये बेसिकली ये होता कहाँ है, इसको कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है उसको कंट्रोल। ये भी पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल सीडी फीमेल, ठीक है। मानव रक्त में पीएच की अनुमानित मान क्या होती है? ब्लड के अंदर में 7.4, 8.1, 6.7, 7.9। आज डिस्कशन नहीं हो पाया, टाइम बर्बाद हो गया बहुत। और मैं क्वेश्चन कराने थोड़ी आता हूं, मैं डिस्कशन कराने आता हूं मेरे भाई लोग। आप ही मुझे बताइए, आज तक कभी स्पेशल क्लास में मुझे बता दीजिए कि शशि सर आपने कभी टाइम पास किया हो? कभी भी आज तक? आज तक का दिल से बताइएगा, मुझे विरोध कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आज तक बता दीजिए कि सर प्लस में जो आपने कंटेंट पढ़ाया है वो बीपीएससी लेवल का नहीं है, या आज तक बी प्लस क्लासेस के अंदर में आपने टाइम पास किया हो? कभी भी बता दीजिए। करेक्ट आंसर हो गया 7.4। मानव रक्त के अंदर में, मानव रक्त के अंदर में आपको पता है ये 50 क्वेश्चन टाइप करने में भी टाइम लगता होगा, चुनना भी पड़ता होगा, एरर भी चेक करना पड़ता होगा, डिस्कशन भी तैयार करना पड़ता होगा। सोच के देखिए, दिमाग का नस फट जाएगा। मेरा फट जाता है कभी कभी। गौरी जी आपने मुझे हैट डेडिकेट किया था, उसके लिए बहुत शुक्रिया। राजू चंद्रा जी कैसे हैं? बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं मेरे भाई आप। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। 7.5 होता है मानव रक्त में। पीएच का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म, जर्मेनियम आमतौर पे, जर्मेनियम आमतौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला मंदक है, अर्धचालक है, हाइड्रोजन पावर, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज द करेक्ट, पावर नहीं पोटेंशियल। चालक अवरोध, पोल लगाइए, इजी क्वेश्चन है। अभी ने मेरे पास टाइम होता तो मैं पूरा डिस्कस कर देता, लेकिन टाइम ही नहीं बचा है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, आप भी जानते हैं। कितनी बार आपने पढ़ा होगा जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम हो गया, सिलिकम हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, ये सब क्या है? ये सब सेमीकंडक्टर है, याद रखिए। सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। जर्मेनियम की बात कर लीजिए, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनाइड, है ना। प्रकाश वर्ष का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है? 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तापमान, प्रकाश की तीव्रता, समय, दूरी। दूरी, डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, आपको पता है ना।
लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है जी? एक प्रकाश वर्ष में 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर, है ना। स्पीड क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाता है, मतलब सोचिए कि कहां से कहां जाएगा। 3 लाख किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है एयू इसका यूनिट होता है। आपको भी पता है इसकी दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो एयू के रूप में हम मेजर करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक संभावित अंतर की एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब, जूल, एम्पियर, वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है। 1 2 3। टाइम अब करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। हाँ, राइस बनाइए, क्लास यूट्यूब वाला नहीं लेंगे। संभावित एसआई का अंतर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक का वोल्ट होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। वोल्ट बिजली का होता है। कूपम भी आपने सुना होगा, कूलम भी सुना होगा, जूल के बारे में भी सुना होगा, एम्पियर करंट की एसआई यूनिट है, ये भी सुनाइए। चेचक की टीकर की खोज किसने की थी? चेचक, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको भी पता है एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। चेचक। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए होता है? आपको भी पता है बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। चलिए, तो प्लस कोर्स खरीदने के लिए SSR10 का रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, आपके पास अगर हैट होगा तो हैट डेडिकेट जरूर कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू एवरीवन। लीडर बोर्ड देख लीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, है ना। टीचर एक टॉर्च बियरर हो सकता है, टीचर आपके लिए गाइड हो सकता है, टीचर आपको दिशा निर्देश दे सकता है, शिक्षक का काम आपको गाइड करना है। बच्चे पढ़ते रहिए मन लगा के, ईश्वर आपको जरूर सफल करेंगे। ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।